दोस्तों 2-3 दिन से एक खबर पर काम कर रहा था, सोचा उसकी तहकीक करूं, हकायक आपके सामने रखूं। इस वीलॉग में उस खबर को शामिल किया जाएगा। उससे पहले एक दर्दनाक खबर जो बहुत सारे लोग आप में से सुन चुके होंगे पहले ही। एक दरीना दोस्त, एक पीटीआई के कारकुन, नौजवान लीडर रेहान ज़ेब खान का बाजोड़ में गोलियां मार के उन्हें शहीद कर दिया गया। बड़ा अच्छा ताल्लुक था मेरा इस शख्स के साथ। बहुत अफसोसनाक खबर थी ये मेरे लिए। मेरी आखिरी बार उससे क्या बात हुई, मैंने उसे कहा 8 फरवरी को कॉल करके खुशखबरी सुनाइएगा। इलेक्शन लड़ रहे थे वो बाजोड़ से, तो उन्होंने कहा प्यारे अलीज़ई भाई, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी तो रेहान ज़ेब अल्लाह को शायद कुछ और मंजूर है। आपने शहादत की खुशखबरी सुना दी, आपको शहादत मुबारक हो। नौजवान बेटे की लाश बूढ़े बाप के कंधों पे बहुत बहुत दर्दनाक होता है ये मंजर। पाकिस्तानियों, ये जितने भी लोग इस वक्त आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इस माफिया के खिलाफ खड़े हैं, हक सच की बात करते हैं, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, ये आसान काम नहीं है। अरशद शरीफ ने जान दे दी, जिले शाह को मार के सड़कों पे फेंक दिया गया, इमरान रियाज की ज़बान तक गूंगी कर दी गई। बहुत सारे लोग आज जेलों में कैद हैं, बहुत सारे लोग छुपते फिर रहे हैं गाँव, कस्बों, शहरों, पहाड़ों में। किसी के भाई को उठा लिया जाता है, किसी की माँ के गिरबान पे हाथ डाला जाता है, किसी को कत्ल कर दिया जाता है। ये बड़ी मुश्किल जंग है, ये आसान नहीं है। मुझे खुद तरह तरह की धमकियां आती हैं। रात को फोन बजता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि न जाने क्या हुआ होगा घर में। बड़ा अजीब सा माहौल है। बड़ा आसान होता है सोशल मीडिया पे बैठ के एंटरटेनमेंट का चैनल खोल के 2-4 जुगतें सुनाई, कॉमेडी की, प्रैंक बना दिया, मस्करी करके लोगों को दिखा दी, स्लोमो में वीडियोस बना के टिकटॉक पे डाल दी। व्यूज भी आते हैं, लोग पैसे भी कमाते हैं। ये काम बड़ा मुश्किल है। बस जब से होश संभाला तो इमरान खान का कान में एक नारा पड़ा, नया पाकिस्तान। उस जज्बे के साथ जुड़े और फिर कुछ यूं जुड़े कि हवासों पे तारी है वो शख्स, ज़हन जिया पे हावी है वो शख्स। हर वक्त तब्दीली का ख्वाब आता है, हर वक्त इस मुल्क के बदलते निज़ाम को ख्यालों में सोचते हैं। उन तमाम लोगों का साथ दिया करें जो इस वक्त इस फाशिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। रेहान ज़ेब की शहादत का बदला आप उसके वालिदैन को कुछ नहीं दे सकते। जिले शाह दुनिया से चला गया, आप कुछ नहीं दे सकते। बस एक सिला दे सकते हैं कि 8 फरवरी को इस जालिम निज़ाम के खिलाफ अपना वोट डाल के आप उन्हें जितवा दें। यकीन जाने मकसद उनका भी यही था कि ये बंद कमरे की ताकतें ख़त्म हो जाएं, इस मुल्क में हकीकी आज़ादी आ जाए। हकीकी आज़ादी के क़याम के लिए इन तमाम शहीदों को ज़रूर याद रखिएगा और अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा। खबर यह है कि नून लीग ने कंप्यूटर्स हैक कर लिए हैं। ये खबर तकरीबन 3 दिन पहले मेरे पास आई। मैंने इसके ऊपर काम शुरू किया, लोगों से इन्वेस्टिगेट करता रहा, क्या कैसे करेंगे, वारदात क्या है। बहरहाल कल हलीमा खान ने भी इसके बारे में बात की है। वारदात कुछ यूं है कि इन्होंने एक इंटरनेशनल कंपनी हायर की जिसको डॉलर्स में बहुत बड़ी अमाउंट पे की गई और फिर उसकी मदद से और कुछ अंदरूनी लोगों की मदद से ये काम किया गया। इलेक्शन के प्रोसेस में जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल होंगे उनका सॉफ्टवेयर हैक कर लिया गया है। इलेक्शन डे को पोलिंग स्टेशन पर जो जीत का फॉर्म उम्मीदवार को दिया जाता है वो अलग होगा और फिर उसकी तस्वीरें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वहाँ पे बैठे होते हैं वो आरओ को सेंड करते हैं, फिर वो इलेक्शन कमीशन उसको अपलोड करता है अपने सिस्टम के अंदर। वहाँ पर वो तब्दील कर दी जाएंगी हर हल्के का। अब इनको पता है कि किस हल्के से कौन कौन उम्मीदवार लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास पिछले साल का भी डेटा है। अब इन्हें पता है कि फलां पोलिंग स्टेशन पर कितना वोट पोल हुआ था 2018 के अंदर। यानी कि 2018 में मिसाल के तौर पे पंजाब का कोई गांव है, चक नंबर 14, उसमें एक पोलिंग स्टेशन है, उसमें 4000 वोट कास्ट हुआ। अब इनको ये भी पता है कि इस दफ़ा कितना वोट कास्ट होना है, किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े थे, किसको कितने पड़ने हैं। तो इस तरह की इन्होंने पूरा होमवर्क करके ये बैठे हुए हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से वो नताइज तब्दील करने हैं उस कंप्यूटर के अंदर। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि मरियम नवाज को एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तमाम की तमाम उनके साथ है, पूरी रियासती मशीनरी उनके साथ है, आरओज़ वगैरह भी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के अंदर से लगाए गए हैं, पूरा प्लेग्राउंड उनके हाथ में है। लेकिन अवाम के डर की वजह से मरियम नवाज को ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इलेक्शन डे वाले दिन एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाएगी। अवाम इतनी शिद्दत से बाहर निकलेगी कि जिसके सामने एस्टेब्लिशमेंट रुक नहीं पाएगी, तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। सेफ खेलने के लिए मरियम नवाज ने ये कदम उठाया है कि कंप्यूटर्स को हैक कर लिया गया। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो तमाम कंप्यूटर्स जो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं उनको जांचना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। ये बिल्कुल वाज़ेह खबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद
بشرا بیگم کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مریم نواز نے بھی جلسے میں کہا کہ ان کو بنی گالہ بھیج دیا گیا ہے. جب انہیں سزا سنائی گئی تو وہ اڈیالہ جیل خود پہنچ گئی گرفتاری دینے کے لیے، جبکہ انہیں وہاں پہ گرفتار نہیں کیا گیا کہ جج صاحب نے آپ کی گرفتاری کے آرڈرز نہیں کیے ہیں. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے مجسٹریٹ کی طرف سے. پھر انہیں وہاں سے لے جا کر ایک اور جگہ ہے، میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، اس جگہ پہ لے کے جانا چاہ رہے تھے. پھر وہاں سے رستے سے فون آیا اور گاڑیاں انہوں نے گھمائیں اور انہیں بنی گالہ لے کر کے چلے گئے. اب بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر کے انہیں ہاؤس ریسٹ کیا جائے، یہ درخواست معذرت کے ساتھ نہ تو پی ٹی آئی نے دی ہے، نہ ہی عمران خان نے، نہ بشرا بیگم نے ایسا کہا ہے. انہوں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر رہنا چاہتی ہیں. اب اڈیالہ جیل میں ان کے رہنے سے اسٹیبلشمنٹ کو یا طاقتور حلقوں کو جو پی ٹی آئی اور عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انہیں وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جو فائدہ انہیں بنی گالہ میں رکھ کے ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ہی گھر میں ایک کمرے کے اندر وہ قید ہیں، آس پاس سیکیورٹی ہے، موبائل فون وغیرہ کی سہولت سب کچھ ختم کر دی گئی ہے. ایک بڑے سخت ماحول میں ان کو وہاں پہ رکھا گیا. دوسرا یہ کہ سب سے اہم اور بڑا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ جو مقاصد تھے ان میں سے کہ انہیں بنی گالہ کے اوپر کنٹرول چاہیے تھا. اس وقت بنی گالہ کا کنٹرول ریاست کے پاس ہے، وہاں پر سیکیورٹی ان کے پاس ہے، وہاں پر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ثبوت اکٹھے کر سکتے ہیں، ریکارڈنگ ڈیوائسز لگا سکتے ہیں، مستقبل کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک خدشے کے طور پہ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر لیتا ہوں. یہ فیکٹ نہیں ہے، یہ ایگزامپل ہے. جیسے کہ سائفر گم ہو گیا اس وقت عدالت کے اندر کاروائی میں، ٹھیک ہے. کل اگر عدالت میں یہی جو ریاست کی سیکیورٹی کے لوگ وہاں پہ تعینات ہیں، ہائی کورٹ میں جب کیس جائے گا تو انہی میں سے کوئی بندہ آ کر کے یہ کہہ دے کہ یہ سائفر کی کاپی عمران خان کے ڈرائنگ روم سے ملی ہے، یا یہ چیز ہمیں عمران خان کے کمرے سے ملی ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں. بشرا بیگم کا جیل میں رہنا زیادہ بہتر تھا ان کے لیے، عمران خان کے لیے، کہ وہ ان باقی قیدی خواتین کے ساتھ رہتی. وہاں پر اس طرح کی چیزیں جیل کے قوانین ہوتے ہیں. پھر انٹرنیشنل فرمز جیل کے معائنے کرتی ہیں، وہاں پہ آ کر کے سروے کرتی ہیں، ان کی رپورٹس بنتی ہیں پوری دنیا کے اندر. وہ ایک جیل ہے، وہاں پہ ایک ادارے کام کر رہے ہیں، پورا سسٹم ہے وہاں پہ. بنی گالہ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو جیل میں رہنا ان کا زیادہ بہتر تھا بجائے بنی گالہ میں رہنے کے. بہرحال آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اپنے دوسرے ویلاگ میں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.